गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो आपका कैसे गया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि हम लोग जब सेट 1 लेकर के आए थे और उस सेट 1 के उस जब लेक्चर को हम लोग लेकर के आए थे तब हम आपको बताए थे कि बेटा कम से कम इस लेक्चर को देख करके जाना। 5-6 लेक्चर जो हम लोग लेकर के आए हैं इसको देख के जाना। कम से कम आपका 20 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें मैच करेगी। आप फिर लेक्चर तो डला हुआ है, अब उस लेक्चर को मिला लेना। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उसी वीडियो से है। और उस वीडियो का क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो उस वीडियो का क्वेश्चन एक ब्रह्मास्त्र बोल करके क्लास में एक बुकलेट दिया गया था, उसी बुकलेट का वह क्वेश्चन था जो ब्रह्मास्त्र नाम से हम क्लास में बच्चों को प्रोवाइड किए थे, उसी का वह क्वेश्चन है। और उसी से क्वेश्चन कितना था? 30 प्लस 30+ क्वेश्चन उसी से लिया गया था। आज जो हम लोग अब लेक्चर लेके आएंगे इकोनॉमिक्स का, हम आपको भरोसा दिलाते हैं फिर जो ब्रह्मास्त्र का जो बुकलेट है उसी बुकलेट का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ उठा करके आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3 में लेकर के आएंगे। 50-50 क्वेश्चन का एक एक लेक्चर लेकर के आएंगे विद एक्सप्लेनेशन। सर एक्सप्लेनेशन किस आधार पर? यानी एक क्वेश्चन, सपोज दैट एक क्वेश्चन आपका दे दिया टाटा के ऊपर, टिस्को के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया, तो टिस्को से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बात कर लेंगे। मान लिया जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन कोई स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का, सांख्यिकी पोर्शन का कोई एक क्वेश्चन दिया गया, तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आएगा सबको हम एक एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा और हम लोग 4-5 लेक्चर लेकर के आएंगे। आप लास्ट लेक्चर तक आप देख लीजिएगा। हम फिर आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा और इकोनॉमिक्स आप फोड़ करके आइएगा। चलिए बिना देरी किए, ठीक है, हम लोग लेकर के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन क्या है पहला, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप इस थंबनेल में आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स का ये, ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए आपका इफेक्टिव होगा। इसीलिए कम से कम आप लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और लास्ट लेक्चर तक देखिएगा। यदि मान लीजिए हम लोग 5 या 6 लेक्चर लेकर के आएंगे, सब लेक्चर को देख के जाना। और बेटा कम से कम, ठीक है, 2x के स्पीड से एग्जाम के दिन भी एक बार रिवीजन कर लेना। हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जब हूबहू क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एग्जाम के दिन बहुत फायदा होगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है? जीवन के आम व्यवहार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है? यानी जीवन का जो आम व्यवहार है उससे अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है? याद रखना, अर्थशास्त्र एक आर्थिक क्रिया है, ये एक सामाजिक क्रिया नहीं है, सोशल वर्क नहीं है, एक इकोनॉमिकल वर्क होती है। और जब इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिकल वर्क है, आपका वर्क है, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रकार के क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं को इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीवन के आम व्यवहार से अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य क्या है? मनुष्य का जो आर्थिक क्रिया होगा उस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से होता है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े प्राप्त होती है? ठीक, याद रखिए गुणात्मक आंकड़ा कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो गुणात्मक आंकड़ा होता है किसी के गुण धर्म के आधार पर दर्शाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो वह है बुद्धिमत्ता के आधार पर, ठीक है, जो गुणात्मक आंकड़े प्राप्त करा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। जिस क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उस पर हम लोग एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है। अर्थशास्त्र को का अध्ययन प्राय कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। चलिए हम लोग कुछ लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स को 2 भाग में हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि जानते हैं। दूसरा आपका क्या होता है? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि और समष्टि। माइक्रो और मैक्रो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको जो 2 भागों में बांटा, किसने बांटा था? याद रखिएगा, इसको जो 2 भागों में बांटा था वह बेटा रैगनर फ्रिश ने बांटा था। कौन बांटा था? रैगनर फ्रिश, ठीक।
आपका रैगनर फिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका डील करता है? वो आपका स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी का डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा एक्टिविटी का डील करता है? लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटी का डील करता है। ठीक, चलिए आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है? अच्छा एक चीज बताइए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा होगा, आखिर डाटा हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं? डाटा, तो डाटा कलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उसका सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, उसमें कंक्लूजन निकाला जा सके। ठीक है, आपका समस्या का स्पष्ट ठोस और समाधान होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंकड़ों के संग्रह की भिन्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है? ठीक है, किस के आधार पर? तो याद रखिएगा, जो आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार है इसके आधार पर हम उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके चलते हैं, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक है, अब एक बात याद रखना कि प्रतिचयन त्रुटि को दूर करने के लिए हमको जो प्रतिदर्श का आकार को आपको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? याद रखिएगा, ठीक है, आंकड़ों का जो गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो विशेष गुण के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका गुणात्मक वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, अपरिष्कृत आंकड़े के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। अपरिष्कृत आंकड़ा व्यवस्थित नहीं होता, याद रखना, वो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। ठीक है, किस प्रकार का आंकड़ा है? अव्यवस्थित आंकड़ा है। चलिए, निम्नलिखित में से सतत चर का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, सतत चर, तो किसी व्यक्ति के द्वारा एक साल में जो आय होगा वो जो उदाहरण होगा वो आपका सतत चर का एक उदाहरण होगा। ठीक है, चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है आपका जाकर के वह, देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे बहुलक है, हम लोग बहुलक किसको बोलते हैं? जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। जो सबसे अधिक बार आएगा वो आपका बहुलक है। ठीक है, अब सबसे माध्यिका, तो हम लोग जानते हैं मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, जो आपका बीच में होगा वो माध्यिका होगा। ठीक, अब संख्या दो टाइप से होता है, एक आपका सम संख्या भी हो सकता है, एक विषम भी हो सकता है, एक ऑड नंबर्स भी हो सकता है, इवन नंबर्स भी हो सकता है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग, ठीक है, दोनों का अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो एक बात याद रखना है कि चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है? वो है आपका समांतर माध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड आरेख क्या है? तो दंड आरेख एक विमीय आरेख होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि दंड आरेख किस प्रकार का आरेख है? तो जो दंड आरेख होता है बेटा, वो याद रखना, वो आपका एक विमीय आरेख होता है। कितना विमीय आरेख होता है? एक विमीय। ठीक, निम्नलिखित में से किस आरेख को संचयी आवृत्ति के वक्र के नाम से भी जाना जाता है? संचयी आवृत्ति के वक्र के नाम से हम लोग त्वरण को जानते हैं। किसको जानते हैं? त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंकड़ा है एक दिया गया 40, 50, 55, 78 और 58 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटे n। ठीक है, अब यानी x आपका समांतर माध्य बराबर क्या होगा? तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x, मतलब x जितना इकाई है सबको जोड़ दिया करो। ठीक है, तो जब जोड़ दिया करोगे तो कितना हो गया? 40 प्लस, ठीक है, कितना है? 50 प्लस 55, ठीक है, 78 और 58, 78 और 58 याद रखिएगा। ठीक है, जाकर के बटे n कितना हो गया बेटा? याद रखिएगा, जो n होगा वो संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो बटे क्या हो गया? 5। ठीक है, 5, तो जितना होगा उसको आप क्या कीजिए? जोड़िए और 5 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आप आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम तो निकाल दिए, सिर्फ आप 5 से उसको काट देना है और जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस सूत्र से प्रमाप विचलन की गणना करा जा सकता है? ठीक है, वो होता है √ सिग्मा t² बटे n। ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से प्रसरण का कौन सा माप सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है? अब देखिए कि कौन सा माप जो है सामान्य रूप से क्या होता है? प्रयुक्त होता है प्रसरण का। ठीक,
तो जो प्रसरण का जो सामान्य माप है जो आपका मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है वो आपका प्रमाप विचलन होता है। क्या होता है? प्रमाप विचलन। ठीक, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है, याद रखना, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक क्या है? +1 है, तो दोनों चरों के बीच कैसा संबंध होगा? याद रखना बेटा, वो आपका पूर्णतः क्या होगा? धनात्मक होगा, लेकिन रेखीय सहसंबंध होगा क्योंकि +1 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कद फुट में तथा वजन जो किलोग्राम में बीच सहसंबंध गुणांक का इकाई क्या होगा? इसका किसी प्रकार का कोई गुणांक नहीं होता है, इसका कोई गुणांक का इकाई नहीं होता। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? ठीक है, कौन सा है जो आपका खुदरा कीमतों में औसत को मापता है? ठीक, तो खुदरा कीमत यदि होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं। लेस्पेयर के कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, अब किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आधार अवधि की मात्रा, आधार अवधि की कीमत। ठीक है, या आपका वर्तमान अवधि की कीमत या वर्तमान अवधि की मात्रा। तो याद रखना है जो लेस्पेयर का जो सिद्धांत था, उस लेस्पेयर के सिद्धांत में जो हम लोग मापते हैं वह आधार अवधि की मात्रा को हम लोग के आधार पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मदों को सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो है सापेक्षिक जो है उस सूचकांक को क्या कहा जाता है? उसको भारित सूचकांक कहा जाता है। ये सब आपका ठीक है स्टैटिस्टिक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सांख्यिकी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, या तो PYQ बुक आपका मॉडल सेट का है या तो आपका क्वेश्चन का है। चलिए, औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदारी कौन सा था? ये सब आपका इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल क्या है। ऐसा शासनकाल, ठीक है, जिसमें किसी देश पर किसी दूसरे देश का, कि मान लो कोई ऐसा दूसरा देश है, उस दूसरा देश का ठीक है आपका शासन चला जाता था। यानी किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश में जो शासन काल चला उसी को हम लोग औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक रूल किया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया। ठीक, अब सबसे बड़ा भागीदारी कौन सा था? तो उस समय सबसे बड़ा भागीदारी देश कौन था? इंग्लैंड था। ठीक है, टिस्को की स्थापना कब हुआ? थोड़ा सा हम लोग टिस्को से संबंधित ठीक है समझते हैं कि आखिर टिस्को है क्या। अब देखो एक बात ध्यान से समझना है, टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में। चलिए समझते हैं कुछ चीज। ठीक, 1907 में। अब टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था। कौन किया था? जमशेदजी टाटा। कहाँ पर किया था? टाटा जगह है, ठीक है, जो है जमशेदपुर में, और जाकर के साक्षी नामक जगह, उस जगह का नाम है साक्षी। ठीक है, उसी जगह पर स्थापना किया गया था। इसका उत्पादन का काम कब शुरू हुआ? ठीक है, उत्पादन हुआ 1911 में, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ज़्यादा उस पर डेप्थ पे जाके क्वेश्चन पूछेगा तो टिस्को का व्यापार कितना देशों में होता है? तो लगभग टिस्को का उत्पादन का जो काम होता है वह 26 से ज़्यादा देशों में उत्पादन का काम होता है। इसका डाटा ये चेंज होते रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो इसका सामान जो बेचा जाता है, याद रखिएगा, वो 50 से अधिक देशों में, 50 से अधिक देशों में इसका सामान को बेचा जाता है। 26 देशों में उत्पादन का काम होता है, प्रोडक्शन का काम सिर्फ टिस्को का होता है। टिस्को देखिए, टाटा एक कंपनी है, टिस्को उसका एक पार्ट, एक ब्रांच है जो स्टील का काम करता है, लोहा का काम करता है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से समझना है कि टाटा में जो लोहा का काम होता है, लोहा की प्राप्ति कहाँ से करती है? झारखंड से भी करती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो उड़ीसा से करती है। ठीक है, अब जहाँ लोहा होगा वहाँ कोयला की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जानते भी कोयला का अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होती है, ठीक है, बुटुमनस कोयला होता है, पीट कोयला होता है, तो अलग अलग कोयला होता है। टिस्को को मैक्सिमम कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया से होती है। हम लोग जानते हैं कोयला नगरी झरिया, धनबाद, ठीक है, वहाँ से प्राप्त होती है। आपका जो है टिस्को जो है, ठीक है, कौन सा नदी है उसके किनारे? जो जमशेदपुर है, कौन सा नदी किनारे है? वो है आपका स्वर्ण रेखा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब टिस्को का स्थापना कब हुआ? 1907। वही क्वेश्चन पूछ देगा, टिस्को में उत्पादन का काम कब से शुरू होगा? तो याद रखना बेटा कि टिस्को में उत्पादन का काम हुआ था 1911 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिप्रेक्षात्मक योजना का उद्देश्य कितनों वर्षों के लिए होता है? याद रखिएगा, परिप्रेक्षात्मक योजना होती क्या है? परिप्रेक्षात्मक योजना आखिर क्या है? ऐसी योजना जो योजना 15 से 20 साल के लिए योजना स्टार्ट किया जाता है, उस योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहा जाता है। ठीक, 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है?
ठीक है, 1950 में, आज नहीं, ठीक है। लघु उद्योग, जो छोटा उद्योग होता था उसका सीमा कितना था, उसका सीमा लघु उद्योग के लिए 5 लाख तक का सीमा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयातित वस्तु पर, आयातित मतलब कोई भी वस्तु जो हम आयात करते हैं, याद रखिएगा, जो हम आयात करते हैं, ठीक है। तो आयातित वस्तु पर लगने वाला को हम लोग प्रशुल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशुल्क कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। प्रशुल्क कहा जाता है, ठीक है, प्रशुल्क कहा, प्रशुल्क कहा जाता है, ठीक है, आयातित वस्तु पर। औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना में आधार रखा गया? 1956, देखिए पहला जो आपका औद्योगिक नीति था 1938 था, ठीक है। 6 औद्योगिक नीति लागू हुआ, कब कब, ध्यान से समझिए। पहला औद्योगिक नीति लागू हुआ 1948, ठीक, 1948, ठीक है। दूसरा औद्योगिक नीति लागू हुआ 1956, ठीक है, याद रखिएगा। अब 1956 कौन सा पंचवर्षीय योजना? पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया दूसरी। अब कब तीसरा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, सॉरी तीसरा औद्योगिक नीति लागू हुआ 1977। चौथा जो लागू हुआ 1980, ठीक। पांचवा जो लागू हुआ 1990 में, ठीक है। और छठा जो लागू हुआ 1991 में। ये 1991 के औद्योगिक नीति को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है कि पहला आपका औद्योगिक नीति कब लागू हुआ, दूसरा कब लागू हुआ या अंतिम कब लागू हुआ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? याद रखिएगा, 2 टाइप का टैक्स होता है, ठीक है, 2 टाइप का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स समझिएगा, 1 मिनट में हम आपको समझा देते हैं दोनों क्या होता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप का टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी जो प्रत्यक्ष कर है से अभिप्राय ऐसी कर व्यवस्था से होती है जिसमें सरकार जिस व्यक्ति के ऊपर लगाता है उसी व्यक्ति को उसका वहन करना पड़ता है, ठीक है। अब जो करना पड़ता है जैसे आयकर, इनकम टैक्स, सरकार एक कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा कमाता है, ठीक है, उस पर सरकार का टैक्स है, टैक्स का स्लैब है, ठीक है, कि लोग 2.5 लाख से 5 लाख कमाता, 5 लाख से 7 लाख कमाता, 7.5 लाख से 10 लाख कमाता, इसी से टैक्स बढ़ते जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति जैसे कमाता है उसके आधार पर उसको टैक्स लगता है। यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, वो करदाता के करदान योग्यता सिद्धांत के आधार पर होता है। यानी करदाता ने टैक्स पेयर कितना पे कर पाएगा ये देखा जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में नहीं देखा जाता है। डायरेक्ट टैक्स में करदाता को ध्यान में रख कर लगाया जाता है, जैसे कम इनकम वाला उस पर टैक्स कम लगता है, ज़्यादा इनकम वाला ज़्यादा टैक्स लगता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब अमीर भी शराब पिएगा या गरीब पिएगा, शराब पे सरकार जितना टैक्स लगाएगा उतना लगाएगा। गरीब भी यदि वही कंपनी का शराब पिएगा तो टैक्स उसको भी उतना ही पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पे करना होगा, कम है तो कम पे करना होगा, ठीक। डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को देना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्यक्ति पे नहीं लगता है, वस्तु या सेवा पे लगता है, ठीक है। जो व्यक्ति उस वस्तु या सेवा को कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसको ये पे करना होगा। यानी लगाया था वस्तु पे, जो उसको खरीदेगा उसको देना पड़ेगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से देना पड़ेगा व्यक्ति को, ठीक है, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अब याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जाम्पल जैसे संपत्ति कर, आय कर, उपहार कर, ये सब डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वस्तु और सेवा, जीएसटी बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो आपका गुड्स हो सकती है, या तो आपका गुड्स हो सकती है, दूसरा या तो क्या हो सकती है, वो आपका सर्विस हो सकती है। क्या हो सकती है, सर्विस हो सकती है। टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्य करता है? चलिए सो क्वेश्चन निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो बिक्री कर, संपत्ति कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, उपहार कर, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। बिक्री कर सिर्फ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए ध्यान दीजिए, टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? अभी 26 देशों में टिस्को कार्यरत है। इसका व्यापार कितना देशों में होता है? लगभग इसका व्यापार जो होता है बाबू, ठीक है, आपका 50 से ज़्यादा देशों में, कितना देशों में, 50 से ज़्यादा देशों में व्यापार का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, निर्धनता के आकलन के लिए जेल की निर्वाह लागत धारणा का प्रतिपादक कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था बाबू? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करती है? ठीक है, ये होता है MDM। क्या होता है? मध्य दिवस भोजन योजना, MDM, ठीक है, आपका मिड डे मील योजना। अब देखो एक बात याद रखना बेटा कि जो MDM मील योजना है, जो मध्य दिवस आपका भोजन योजना है, ठीक है, ये आखिर MDM है क्या? आपका जाकर के अब सरकार कब स्टार्ट किया?
तो एमडीएम जो योजना है ये 15 अगस्त को स्टार्ट किया था 1995 में, 1995 में सरकार ने स्टार्ट किया था। आखिर क्यों स्टार्ट किया था 1995 में सरकार ने क्यों स्टार्ट किया? कि यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में पहला बात है, ठीक है, कि लोगों के पास उचित रोजगार नहीं रहता है, उचित उसको प्रॉपर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और ये देखा गया था कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई तो करता है, पढ़ाई तो क्या करता है, वो करता है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो जैसे एमडीएम यानी, ठीक है, जब उसमें उसको टिफ़िन की ज़रूरत पड़ती है, जब खाने का समय होता है घर जाता है, लेकिन वो वापस स्कूल नहीं आता था। ध्यान से समझिएगा, क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसके माता पिता खेत में काम करते थे, घर में खाना नहीं बनाता या कुछ काम रहता तो वो बाहर वापस नहीं आता था। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ताकि बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, उसके लिए उचित भोजन की व्यवस्था सरकार कराने का लिए प्रतिबद्ध रहा। इस योजना का स्टार्ट किया एमडीएम यानी मध्य दिवस भोजन योजना, एमडीएम, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनता के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित कर सकती है? वो है मध्यावकाश भोजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निर्धनता का कारण कौन सा या कारक कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, बेरोजगारी भी एक निर्धनता कारण है, जनसंख्या भी कारण है, ऋणग्रस्त, यदि कोई देश, ठीक है, बहुत ज़्यादा या कोई भी ज़्यादा ऋण लेगा तो वो भी निर्धन होगा, गरीब होगा, आंसर होगा सभी, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक है, दो टाइप का बैंक याद रखें, एक होता है औपचारिक बैंक, दूसरा होता है अनौपचारिक बैंक। औपचारिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था होती है कि जिसमें सरकार का उसमें नियंत्रण होता है, सरकार चलाती है, ठीक है, आपका जाकर के वो औपचारिक होती है। जैसे एसबीआई एक औपचारिक बैंक है, जबकि अनौपचारिक बैंक ऐसी होती है जो किसी, ठीक है, संस्था द्वारा वो चलाया जाता है, ठीक है, समाज में किसी वर्ग को सुधार करने के लिए, चाहे किसी वर्ग में निर्धनता ज़्यादा है, गरीबी है, उसको मिटाने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो आपका जो एशिया का सबसे बड़ा भी अनौपचारिक बैंक के रूप में है आपका कुटुंबश्री, जो कर्नाटक सरकार चलाती है। कौन सा सरकार चलाती है? कर्नाटक। इस ऑप्शन के हिसाब से ये है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये होगी, ठीक है, कर्नाटक जो है कुटुंबश्री आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आता है? तो गेहूं की खाद्यान्न है, बाजरा खाद्यान्न में आता है, चावल इस समय, चाय क्या होता है? बागवानी में आता है। क्या होता है? बागवानी, ठीक है। कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। कौन सा क्षेत्र में आएगा बाबू? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो एक बात याद रखना है, ये कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में दो प्रकार का क्रिया आती है, याद रखना, एक होता है गौण क्रिया, ठीक है, कौन सा क्रिया है? गौण क्रिया। दूसरा क्या होता है आपका? मुख्य क्रिया। कौन सा क्रिया? मुख्य क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया में हम लोग जनरली खाद्यान्न को शामिल करते हैं, गौण क्रिया में व्यावसायिक फसल को शामिल करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वनियोजित नहीं है? स्वनियोजित मतलब क्या होता है? पहला बात, स्वनियोजित मतलब जो आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके द्वारा कोई स्टार्ट किया गया काम है, उसमें वो खुद डिपेंडेंट है, वो स्वनियोजित है, याद रखना, ठीक है। जैसे फेरी वाला, वो खुद है, मन किया तो फेरी किया, नहीं किया तो घर चला गया, ठीक है। आपका ब्यूटी पार्लर का मालकिन, ठीक है, लगा ब्यूटी पार्लर नहीं होता है, जैसे ब्यूटी क्रीम लगाता है, किस लिए? सुंदर बनने के लिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा अपने आप में क्या है? आपका मिथ है, ठीक है, कि हर कोई सुंदर बनना चाहता है, ठीक है, हर कोई सुंदर आपका बनना नहीं चाहता है, बल्कि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। इस, ठीक है, भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, पता नहीं, ठीक है, कि कौन कितना सुंदर दिखेगा। यदि शायद सुंदर बन जाता तो समाज थोड़ा सा क्या हो जाता? अच्छा हो जाता, ठीक है, समाज में कुछ सुधार हो जाता है। चलिए, आपका ब्यूटी पार्लर का मालकिन, तो ये भी अपना काम है। सीमेंट दुकान का मालिक, बस ड्राइवर, याद रखिएगा, जो बस ड्राइवर होता है वह उसका बस नहीं होती है, वो स्वनियोजित योजना में नहीं आता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है? दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, तो मजदूर कौन? भवन निर्माण में कार्यरत होगा, दिहाड़ी मजदूर होगा। निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा का सर्वाधिक बचत किया जाता है? तो एलईडी। आज के समय में हर चीज़ में क्या होता है? एलईडी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एएनएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, एक्जुअली नर्स मिड वाइफ, ठीक। चलिए, आपिको आंदोलन किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? ये आपका कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसको देख करके स्टार्ट हुआ? तो चिपको आंदोलन को देख करके आपका कर्नाटक में एक आंदोलन हुआ, जिसको हम लोग आपिको आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना है कि आपिको आंदोलन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही ये कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना है। ये किस लिए? पर्यावरण को सुरक्षित, पर्यावरण को, पेड़ पौधा को बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका यदि इसी से क्वेश्चन आपको कुछ बनता, जिससे मान लीजिए चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखना है, ठीक है, कि आपका चिपको आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था? उत्तराखंड, जो अभी उत्तर प्रदेश में उस एरिया को पड़ता है, वो उत्तराखंड में शुरू किया था चिपको आंदोलन, ठीक है। अब ये कब शुरू किया गया था? तो याद रखना है कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था उत्तराखंड में, ठीक। उसी को देख करके प्रभावित होकर के कर्नाटक में आपिको आंदोलन क्या हुआ, वो चला। सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या करता था? पेड़ को बचाने के लिए उस पर चिपक जाता था, और जब चिपक जाता था, ठीक है, तो शुरुआत किया था, बाद में कि एक मूवमेंट बन गया, आंदोलन बन गया, हर कोई ऐसे बचाने लगा, प्रकृति को बचाने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधा को बचाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट लीप, ठीक है, फॉरवर्ड अभियान किस देश ने शुरू किया था? चीन ने। आखिर सर ये होता क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना है क्या? ऐसी योजना जो सरकार उस समय का जो तत्कालीन सरकार था वो स्टार्ट की थी। वो इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि जो चाइना है वो एक कृषि प्रधान देश था। आज भी कृषि बहुत ज़्यादा होता है चाइना में, लेकिन चाइना को, ठीक है, कृषि से औद्योगिक की ओर ले जाने के लिए एक योजना सरकार ने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, ठीक है। कौन किया था? आपका चीन ने स्टार्ट किया था, ठीक। सांख्यिकी से अभिप्राय है क्या है? समंक है, डाटा भी है, सांख्यिकी विधियाँ ए और बी दोनों होगा, ठीक है। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक भी करता है। सांख्यिकी मतलब सीधा समझिए स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग डाटा कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, आपका डाटा कलेक्शन करना है, तो बिजनेसमैन भी करता है, हर कोई व्यक्ति सांख्यिकी का प्रयोग करता है। चलिए याद रखिएगा, सॉरी आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा का कौन सा शब्द से याद रहे? ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा बाबू आपको, ठीक है। वो स्टेटस शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ा कौन सा आंकड़ा होता है? प्राथमिक आंकड़ा। याद रखें, यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार का आंकड़ा लेकर के आता है तो वह आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा होता है। जब वही अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राप्त आंकड़ा जब न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश हो जाती है तो अब वहाँ से जब हम कोई डाटा कोई लेके आता है वो आपका सेकेंडरी होता है, द्वितीयक आंकड़ा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन रूप में, बहुवचन रूप में। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समग्र में कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिदर्शन अनुसंधान। क्या कहा जाता है? प्रतिदर्शन अनुसंधान, ठीक है, याद रखिएगा। संगणना विधि क्या है? ठीक है, उपयुक्त जहां समग्र की सभी इकाइयां एक रूप में होती है। क्या होती है? एक रूप में होती है, समरूप होती है। इसी के आधार पर जनगणना किया जाता है, जनगणना, ठीक है। जो जनगणना होती है इसी के आधार पर क्या होता है? जनगणना किया जाता है, संगणना विधि के आधार पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान का प्रकार है कितना है? 2 प्रकार। याद रखना, कितना प्रकार है बाबू? 2 प्रकार। अब याद रखना है कि अनुसंधान का जो 2 प्रकार है वो क्या क्या है? एक है संगणना विधि, एक है प्रतिदर्श विधि। 2 प्रकार कौन कौन सा है? एक याद रखिएगा, एक आपका संगणना विधि है, दूसरा आपका होता है प्रतिदर्श विधि। कौन सा विधि? प्रतिदर्श विधि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा चिन्ह, इसे बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है 5, तो हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4, काट दो इधर से 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब निम्न तथा उच्च दोनों सीमाओं को ध्यान दिया जाता है, ठीक है, जब निम्न और उच्च दोनों सीमाओं को ध्यान दिया जाता है तो ऐसी श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहा जाता है? तो याद रखना है बेटा कि जब इस प्रकार का कोई भी आपका श्रेणी होगा तो वो आपका सतत श्रेणी क्या होता है? वो आपका समावेशी श्रेणी कहलाता है। कौन सा श्रेणी कहलाता है? समावेशी श्रेणी, ठीक। परास रेंज क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर होता है, ठीक। हाँ, परास रेंज, ठीक है। अब ये क्या होता है? हम लोग जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी रेंज विस्तार निकालने का क्या होता है? L - S होता है, ठीक है। विस्तार गुणांक क्या होगा? विस्तार गुणांक का फॉर्मूला होता है L - S/L + S, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज था, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन का सीरीज था। लेक्चर 1 में हम लोग ये लेकर के आए, फिर हम लोग लेक्चर 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।